दिन था और पूरे भारत इंग्लैंड के कब्जा में था। मतलब भारत पर शासन केवल मानो तो केवल अंग्रेज नहीं किए हैं, पूरे यूरोपवासी किए हैं, है ना। तो ये आप हेडिंग देना, यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन। 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 इसमें सबसे पहला एक नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जो भारत में आगमन, मतलब इसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। ऐसे इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1599 में ही हो गया था, ठीक ना। स्टार्टिंग 1599 में, स्थापना किया गया 1600 में। भारत में 1608 में खोला गया। कहां? सूरत में। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। स्टार्टिंग कब हुआ? 1599 में। जैसे मान लो कोई कंपनी, तुरंत लग जाएगा क्या? कंपनी लगाने में समय लगेगा, है ना। तो स्टार्टिंग हुआ 1599 में और स्थापना किया गया कहां? ब्रिटेन में। ये ब्रिटेन में, ब्रिटेन में 1600 में। भारत में 1608 में किया गया था, सूरत में। जहांगीर का शासनकाल चल रहा था उस वक्त। अगर क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में, चाहे भारत में अंग्रेजों की जो कंपनी खुली भारत में, वो किसके सहयोग से खुला, किसके परमिशन से खुला, किसने फरमान जारी किया कि तुम खोल लो, तो वो शासनकाल किसका था? जहांगीर का। क्योंकि जहांगीर का समय क्या है? 1605 से 1627। तो 1608 में जब भारत में कंपनी खुला तो शासनकाल किसका होगा? जहांगीर का। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन कहे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई उस वक्त भारत में किस मुगल साम्राज्य का शासन था, तो क्या बोलोगे? इंग्लैंड में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अगर इंग्लैंड में किया गया था, उस वक्त भारत में किसका, भारत में राजा कौन था? भारत को कौन चला रहा था? अकबर। 1556 से 1605 तक था। तो ये स्थापना कब हुआ है? 1600 में। तो जब भी 1600 का बात होगा तो अकबर का शासनकाल होगा, और जैसे ही 1608 का समय आएगा वो किसका हो जाएगा? जहांगीर का। क्योंकि 1605 से 1627 शासनकाल किसका है? जहांगीर का। ये एक नंबर। सेकंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। इसके बाद लिखना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, DEIC, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1602 ईस्वी। अब डच जो है वो किस, डच क्या है? नीदरलैंड। डच का नाम क्या है? नीदरलैंड। डच का जो नाम है वो क्या है? नीदरलैंड। यहां लिखना सही होगा। ब्रिटिश तो समझ रहे हैं, ब्रिटेन। यहां समझना नीदरलैंड। नीदरलैंड, ये हुआ ब्रिटेन। चलिए, इसके बाद देखोगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ?
तो 1600 ईस्वी में। इसके बाद आया था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको भी वही बोलते हैं DEIC, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को बुलाता है DEIC। इसकी स्थापना कब हुई? 1616 ईस्वी। 1616 ईस्वी। अब डच जैसे नीदरलैंड का है, वैसे ही ये जो है डेनिश डेनमार्क का है। डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक ना। इसके बाद लिखना है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, FEIC, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, FEIC। इसकी स्थापना कब हुई? 1664 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो खुद से समझ में आ रहा होगा कि फ्रांस का है। इसके बाद आप देखोगे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको क्या बोलोगे? SEIC। EIC सब में लगेगा क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुआ 1731 में। और स्वीडिश, स्वीडिश क्या का है? स्वीडन का, स्वीडन। ये सभी यूरोप देश में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। यूरोप महादेश में कुल कितने देश है? यूरोप महादेश में कुल कितने देश है? पूरी क्लास कर लिए हो आप। यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश है? खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। सब भूल गए, है ना। ये कैसे होगा? ऐसे होगा तो कैसे होगा बताओ। यूरोप महादेश में कुल 50 देश है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश है? 54। एशिया महादेश में कुल कितने देश है? 48, 48, 49 मान लो, मेन रूप से 49 + 1, लेकिन मेन रूप से जानो 48 तो है, तो है 49 ही ऐसे है। 49 में आपका सीक्वेंस बताया गया था, याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? कहां से स्टार्ट किए थे हम लोग? रूस, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। उसके बगल में फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। फिर बांग्लादेश के उधर आ जाएंगे म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और पूर्वी तिमोर। 30 देश उधर क्लियर हो रहा था। फिर अफगानिस्तान के ऊपर चलेंगे तो ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, है ना। उसके बाद नीचे मिस्र, फिर यमन, फिर ओमान, सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, कतर, कुवैत और बहरीन। बहरीन बीच में है, कतर, बहरीन और कुवैत। उसके बाद 3 देश और ऊपर है, अजरबैजान, आर्मानिया और जॉर्जिया। ये पूरी तरह से आप सबको पढ़ाया गया है ना। अब नहीं बोल पा रहे हैं, ये मतलब है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, वो चीजें खत्म हो गई
तो फिर वो चीज़ें भूल गए, क्योंकि अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपका दिमाग कहाँ है हिस्ट्री पर। ज्योग्राफी कौन पढ़ा है? ज्योग्राफी आप ही पढ़े हो ना। कोई बात नहीं, उसको याद रखो। इसीलिए हम बोलते हैं कि मंडे से सैटरडे पढ़ो और संडे को 4 घंटा प्रैक्टिस करो। याद रखना, आपसे समय 2 साल 2 साल मांगा जा रहा है। ये हम नहीं मांग रहे हैं, आने वाला कल मांग रहा है, भविष्य मांग रहा है। मम्मी पापा मांग रहे हैं कि तुम बन जाओ। माँ बाप आपको क्यों भेजे हैं? पढ़ने के लिए। अगर आप इस वक्त आप सोचोगे कि संडे को आराम करना है, सैटरडे को बहुत अच्छा से मतलब नींद लेना है, सैटरडे को रात बहुत अच्छा लगेगा, मंडे को उठना नहीं है, संडे को उठना नहीं है, 10 बजे उठना है, तो ये चीज़ आपकी कमियां झलक रही है ना। जो चीज़ें अगर आप पढ़ लिए हो, जो चीज़ें आप पढ़ लिए हो, अगर वो भूल रहे हो ना, तो ये आपकी कमियां है। ये ध्यान रखना। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो भूल जाते थे तो टीचर मारते थे, बुलाकर पीटते थे। कितने बार पिटाए हैं हम याद करने के लिए, ठीक ना। अब वो तो समय नहीं है कि किसी को आप बोलिएगा, किसी को मारिएगा, वो समय नहीं है। आप उसको मारिएगा तो पीछे आप देखेगा गाड़ी कब खोल रहे हैं सर, माथा फोड़कर भाग जाएगा ईंट चलाकर। अब ये हो सकता है, अब कब टीचर पिटा जाएंगे स्टूडेंट से कोई जानता है? तो ये पहले वाला सिचुएशन नहीं है अब। पहले हम लोग डर के मारे कि याद नहीं किए हैं कैसे जाए, ये होता था। अब तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, यहाँ पढ़ते हो जीके, यहीं पर कॉपी खोलते हो। कल क्या पढ़े थे पता ही नहीं है, फिर कॉपी देखेंगे। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कल कहाँ तक पढ़े हैं, तो आप लोग कॉपी उठाते हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको पढ़े नहीं हो। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपसे 2 साल जो समय मांगा जा रहा है, साल 2 साल, इसी में आप बहुत कुछ कर सकते हो, नाम रोशन कर सकते हो, अपने आप को सेटल कर सकते हो। नहीं तो फिर तो पूरी जिंदगी चलाना है मोबाइल, है ना। चलिए देखो, यूरोप, यूरोपियन कंपनी का मतलब ये सभी यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, चाहे स्वीडिश हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे आपका ब्रिटेन हो, नीदरलैंड हो, ये सब किस में आते हैं? यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप की ये जो कंपनियां हैं, ये सब कंपनियां क्या है, भारत में आई, ठीक ना। भारत में आया तो इसमें इंडिया लग गया, लगा है ना इंडिया। तो अब देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बीईआईसी की स्थापना 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन इसका स्टार्टिंग जो डेट है वो 1599 है। भारत में यह कंपनी 1608 में सूरत में जहांगीर के शासनकाल में खुला था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में खोला गया। जहांगीर के शासनकाल में इसे क्या किया गया था? खोला गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीदरलैंड है डच, इसकी स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी, ठीक ना। इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क है, इसकी स्थापना कब हुई? 1616 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी। और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1731 में। इतना लाइन को लिख लिए। अब यहीं पर एक टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम है गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल आपके टॉपिक के अलग है, लेकिन फिर भी उसके बातों को हम लोग समझेंगे। देखो, भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए हैं। अगर क्वेश्चन कहेगा कि भारत में सबसे पहले आगमन किसका हुआ, तो पुर्तगालियों का। पुर्तगाल आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, ठीक ना। ये सब भारत देश में आए हैं। पुर्तगाल सबसे पहले आया और पुर्तगाल सबसे बाद में गया, ठीक ना। पुर्तगाल पहले आया है और पुर्तगाल जो है सबसे बाद में गया है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट में लिखोगे। भारत में सर्वप्रथम यूरोपियन का आगमन, भारत में सर्वप्रथम यूरोपियन का आगमन। इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? पुर्तगाल का, ठीक ना। पुर्तगाल का नाम आता है। पुर्तगाल की राजधानी अगर आप लिखना चाहोगे, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन।
पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। तो भारत में यूरोपियन का जो आगमन हुआ उसमें सबसे पहले पुर्तगाल आया। कौन आया था पुर्तगाली यात्री सबसे पहले भारत में? बिल्कुल, वास्को डिगम्मा। सर्वप्रथम समुद्री मार्ग के द्वारा सर्वप्रथम समुद्री मार्ग के द्वारा सर्वप्रथम समुद्री मार्ग के द्वारा 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगम्मा भारत आया। वास्को डिगम्मा भारत आया। वास्को डिगम्मा भारत आने के रास्ता का खोज किया। भारत का खोज नहीं किया है। हम लोग बोल देते हैं कि भारत का खोज वास्को डिगम्मा किया है, जो गलत है। भारत आने की रास्ता का खोज किया। 1498 में कौन करेगा भारत का खोज? भारत हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है, ईसा पूर्व का काल का है। तो वो समुद्री मार्ग से भारत आने की रास्ता का खोज किया था वास्को डिगम्मा। लेकिन इसकी अहमद दी जाता है कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डिगम्मा बोल देते हैं, जो गलत है। इसके बाद याद रखना, वास्को डिगामा दूसरी बार 1502 में भारत की यात्रा किया। पहला आया 1498 में और दूसरा 1502 में। पहला 1498 और दूसरा 1502 में। वास्को डिगम्मा दूसरी बार 1502 में भारत में आया, भारत की यात्रा किया। इसके बाद भारत में पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, का आगमन हुआ। भारत से सबसे अंतिम बार भारत से सबसे अंतिम बार पुर्तगाली गए। भारत से सबसे अंतिम बार पुर्तगाली गए और प्रथम बार पुर्तगाली आए भी थे। ठीक ना? आए भी थे और अंतिम बार गए थे। अब लास्ट लाइन लिख लेना, गोवा पुर्तगालियों से 1961 में आजाद हुआ। भारत का क्षेत्र गोवा पुर्तगालियों से 1961 में आजाद हुआ। ठीक, भारत का क्षेत्र गोवा पुर्तगालियों से 1961 में आजाद हुआ।
भारत से सबसे अंतिम बार पुर्तगाली गए और प्रथम बार पुर्तगाली आए भी थे, क्योंकि पुर्तगाली 1498 में आए भी हैं और गए भी हैं। हो गया। 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डिगम्मा जो भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज किया था। दूसरा बार वो कब आया? 1502 ईस्वी में, है ना। अंतिम बार गए भी तो पुर्तगाली, आए भी तो पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और ये सभी लोग जो है यहाँ भारत आए हैं। तो ये जितने भी नाम आपको दिख रहा है, पुर्तगाल हो, डच हो, अंग्रेज हो, फ्रांसीसी हो, नीदरलैंड, मतलब जितने भी, अब स्वीडन, ये सभी जितने भी देश है ये सब यूरोप का है ना। तो यूरोपियन में भारत का आगमन, ये लाइन इसमें सेट कर रहा है। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो व्यक्ति अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद किए क्या, है ना। कैसे उसने अपने भारत पर अधिकार जमा लिया, कैसे भारत के लोग उससे डरने लगे, है ना। ऐसे वो क्या काम किए कि पूरी तरह से भारत को अपने चुंगल में फंसा लिए, जो कि अंग्रेज आने के बाद कोई मुगल बादशाह कुछ नहीं कर पाया, कोई मराठा शासक कुछ नहीं कर पाया, सबकी हार होने लगी। ऐसा क्या था? देखो, सबसे पहले अंग्रेज लोग भारत में आए, ये तो आप देख लिए कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। तो 1608 में सूरत में आया गया। पहले आप लोग लिख लो, ये क्या छूटा हुआ है, पहले ये बताओ, क्या आपका छूटा है? कुछ तो छूटा है, बताओ जल्दी, हम बता रहे हैं। कुछ छूटा है तो बताइए, हम बता रहे हैं। हो गया? आपका हो गया? हाँ, इसको लिखिए, उसके बाद हम समझाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि आप लिखने में बजे बजे हो और ये चीजें हम बोल रहे हैं और फिर आप समझ नहीं पाएंगे। भारत से सबसे अंतिम बार पुर्तगाली गए और प्रथम बार पुर्तगाली आए भी थे, है ना। ये लाइन अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट में लिख लिए हैं हम, ठीक ना। प्रथम बार पुर्तगाली आए हैं, जो सर्वप्रथम यहाँ लिखा भी है। ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हो गया? अच्छा, यही डाउट था क्या? हो गया। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि 1608 में यहाँ एक कंपनी खुली, जिस कंपनी का नाम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में खुला, है ना। ये कंपनी सबसे पहले सूरत में खोला गया। भारत के पास, देखो, भारत एक तरह से सोने की चिड़िया था। लेकिन आप खुद सोचो कि 712 ईस्वी से भारत को लूटा जा रहा है। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आगमन किया था। प्रथम मुसलमान जो भारत पर आगमन किया था वो 712 ईस्वी में किया था, ठीक ना। सिकंदर वगैरह तो आकर लौट गया था, सेलुकस निकेटर भी आया तो लौट गया, कोई युद्ध थोड़े किया। युद्ध भी किया तो युद्ध में हार कर गया। चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, उस वक्त कोई जीत थोड़े पाता। तो अब क्या है कि 712 ईस्वी में भारत पर आगमन किया गया है और 1857 तक भारत का शोषण हुआ है। नहीं हुआ है क्या? 1857 तक भारत का शोषण हुआ। शोषण तो आज भी हो रहा है, वो अलग चीज है। 1857 तक ज्यादातर क्या है, शोषण हुआ है। अब सोचो, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद मोहम्मद गजनबी आया, फिर मोहम्मद गौरी आया, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश पढ़े, खिलजी वंश में कितने शासक आए, तुगलक वंश में, सैयद वंश में, लोदी वंश में, इब्राहिम, ये सब भारत को लूट ही तो रहे थे। बाबर हो गया, ये जितने भी लोग आए यहाँ पर क्या किए, शासन किया, शासन करके लूटा, है ना। तो भारत क्या था? भारत उस वक्त कमजोर था। अब भारत के जो लोग थे ना, इसको फिरंगी बोलते थे, अंग्रेजों को फिरंगी बोला जाता था। आप लोग एक नारा भी सुने होंगे, मारो फिरंगी को। मंगल पांडे नारा दिए थे 1857 की क्रांति में। अच्छा, आप लोग एक और नाम सुने होंगे, एंग्लो इंडियन। नहीं सुने हैं क्या? एंग्लो इंडियन, जो मोदी जी के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया। आप सुने होंगे एंग्लो इंडियन, सुने हैं ना।
एंग्लो इंडियन। आप ये भी सुने होंगे कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा में 2 मनोनीत दिया जाता है, इसके सीट अलग से, ठीक ना। तो ये एंग्लो इंडियन है क्या, बोलिए। हम्म, बिल्कुल। एंग्लो इंडियन का मतलब ये हुआ कि यहां पर ब्रिटेन के व्यक्ति यहां पर आया, आकर यहां शादी ब्याह किया, बाल बच्चे को जन्म दिया और बच्चों को छोड़कर चला गया। सीधा बात यही है। क्योंकि यहाँ के जो लोग थे गरीब थे, बोलते थे कि ये फिरंगी है, अपनी बेटी का शादी कर देते थे, फिरंगी है बेटी का शादी कर दिए। लेकिन वो ब्रिटेन वाले लोग यहाँ से वाइफ को लेकर नहीं गए, छोड़ दिए। तो जो बच्चा जिसकी माँ इंडियन है और पिताजी क्या है, ब्रिटेन के हैं, उससे जो जन्म लेने वाला बच्चा जो होगा वो एंग्लो इंडियन होगा, वही तो भारत का ही है। तो उस व्यक्ति को कहाँ दिया जाएगा सीट। तो उसके लिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया गया। लेकिन मोदी जी एंग्लो इंडियन को आकर क्या कर दिए, खत्म कर दिए। क्यों, क्यों खत्म कर दिए? क्योंकि एंग्लो इंडियन अब एंग्लो इंडियन नहीं रह जाएंगे। क्यों? जैसे मान लो कि पिताजी चले गए, माँ बाप बाप जब चला गया तो माँ और बेटा रह रहा है। अब बेटा वो बड़ा हो गया, उसको एंग्लो इंडियन मनोनीत हो गया। अब बेटा का जो शादी हो रहा है वो तो इंडियन से हो रहा है ना, तब तो इंडियन वो भी हुआ, इंडियन वो भी हुआ, उसके बच्चे फिर क्यों आएंगे एंग्लो इंडियन में। इसलिए मोदी जी द्वारा एंग्लो इंडियन को अब समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। जिसे मान लो कि आप खुद सोचो कि जो बच्चों को छोड़कर चला गया, तो वो बच्चा सियान होगा तो फिर ब्रिटेन में शादी थोड़े करेगा, वो तो शादी इंडियन में करेगा। तब तो दोनों माँ बाप इंडियन हो जाएंगे, इसके बच्चे जो होंगे वो एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएंगे। इसलिए एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया। तो ये जो व्यक्ति आए थे भारत में, इस सबसे पहले इन लोगों का जगह चूज किया ये लोग, और जगह में वो लोग बंगाल को चूज किया, क्योंकि बंगाल सबसे बेस्ट था। समुद्री मार्ग से लेकर आपको एक तरह से देखो तो व्यापार से लेकर सब कुछ लेकर यहाँ पर बंगाल सबसे बेस्ट रहा। बंगाल भारत की राजधानी भी था। तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी है, उससे पहले बंगाल ही राजधानी था, कलकत्ता राजधानी था भारत का। तो बंगाल को ये लोग क्या किया, चूज किया। आप लोग सुने होंगे बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर वो कैसे बने भारत के गवर्नर जनरल, फिर वो कैसे बने भारत के वायसराय। ये सभी बातों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखो हुआ क्या कि जैसे ये लोग आया था, ये लोग सबसे पहले आया था व्यापार करने के लिए। ये सब लिखना नहीं, केवल समझना है। अंग्रेज लोग क्यों आए थे, वास्को डिगम्मा क्यों आया था, व्यापार के मकसद से आया था कि हम व्यापार करेंगे। और ये वास्को डिगम्मा जो आया, ये वास्को डिगम्मा भारत आने वाला रास्ते का खोज किया था। वास्को डिगम्मा यहाँ पर सर्वप्रथम समुद्री मार्ग 1498 में जो आया था ना वास्को डिगम्मा, ये कहाँ आया था, तो ये आया था कालीकट में। कहाँ आया था, कालीकट। कहाँ है, केरल में। सर्वप्रथम कालीकट केरल में आया था, मसालों के व्यापार के लिए, मसालों के व्यापार के लिए। जब ये आया तो इसका स्वागत किया गया, इसका स्वागत, इसका स्वागत जुमेरिन ने किया था, इसका स्वागत जुमेरिन ने किया। वास्को डिगम्मा जब कालीकट पहुंचा तो इसका स्वागत किसने किया था, तो जुमेरिन। जुमेरिन कालीकट ये मसालों के व्यापार के लिए आया था। तो ये लोग आए थे किस मकसद से, व्यापार करने, लेकिन करने लगे शासन। क्यों, इसका कारण क्या है। कालीकट केरल में आए किस मकसद के लिए, मसालों के व्यापार के लिए। इसका स्वागत किसने किया था, तो जुमेरिन ने। क्या जगह नहीं है क्या, आगे लिख लो, कहीं आगे लिख लो, कॉपी में होना चाहिए। वास्को डिगम्मा का स्वागत जुमेरिन किया था। वास्को डिगम्मा कहाँ आया, कालीकट केरल में, मसालों के व्यापार के लिए आया था, ठीक ना।
तो ये व्यापार करने आए थे और कैसे शासन करने लगे। तो देखो, अगर मान लो कि आप कहीं से चल के जा रहे हो तो वहां के लिए तुम अनजान हो। अब धीरे 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 तुमको क्या होगा, ठीक लगेगा, ठीक ना। और जब ठीक लगेगा तो तुमको लगेगा कि अब यहीं हम रह जाएं। जैसे मान लो कि खुद हम बिहार पटना से चलकर जब हम जयपुर आए तो हमें भी शुरू शुरू में ये ऑड लगा होगा कि ये ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है मेरे लिए। यहाँ के लोग अजनबी थे, हम अनजान थे, लोग हमको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। तो शुरू में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ। धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, हम यहाँ रह सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, यहाँ हम शासन कर सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, शासन नहीं करने आए हैं हम इस जयपुर में, शासन हम कर सकते हैं। वैसे ही ये लोग अंग्रेज लोग किए, ये आए किस लिए, व्यापार करने के लिए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज क्या हो गए, जीत गए। जैसे अंग्रेज जीत गए, इन लोगों का मनोबल क्या हो गया, बढ़ गया। बोले कि वाह क्या दिक्कत है, यहां तो कोई परेशानी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ। यहां पर लोगों में कुछ कुछ हिंदू मुस्लिम कर दो, लोग अपने में लड़ जाएंगे, तुम शासन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नारा दिया था लॉर्ड कर्जन, फूट डालो और राज करो। आज भी देखना, हिंदू मुस्लिम होगा, लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शासन करने वाला शासन कर रहा है ना, ऐसा होता है। तो 1757 में जैसे प्लासी का युद्ध जीता तो अंग्रेज लोग क्या हो गए, मन में मनोबल बढ़ गया कि अब हम यहां शासन करेंगे। फिर भी डर लगा। तब तक एक और युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध 1764 में। ये दोनों युद्ध जब अंग्रेज लोग जीत गए तो अंग्रेज जीतने के बाद अब बोले कि अब भारत पर क्या होंगे, शासन करेंगे। हम आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन दो युद्ध जीत गया तो इसका मनोबल बढ़ गया। उसके बाद बोला कि हम शासन करेंगे। तो अब जो है अंग्रेज लोग शासन करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो जो कंपनी के अधीन जो आए थे उन्हें कहा गया था गवर्नर जनरल। जो कंपनी के अधीन आए थे उनके क्या कहा गया, गवर्नर जनरल। और जो राजा के अधीन थे उसे कहा गया वायसराय। आप लोग सुने होंगे कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंगस। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंगस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये सुने होंगे, याद नहीं है हम जान रहे हैं, लेकिन सुने तो जरूर होंगे। आज के डेट में जो राष्ट्रपति है उस वक्त के समय गवर्नर जनरल थे। याद रखना, गवर्नर जनरल के पद को ही चेंज करके राष्ट्रपति बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और उस राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है इतिहास का पहला व्यक्ति जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना, वो भी बिहार के रहने वाला। ठीक ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां के थे, बिहार के। गवर्नर जनरल का ही नाम चेंज करके क्या किया गया, राष्ट्रपति। समझ में आता है ना। आज जो गवर्नर जनरल को बोलते हैं, गवर्नर जनरल हम नहीं जानते हैं, अरे वो राष्ट्रपति थे उस वक्त के, जो बोलते थे वही होता था। समझ में आ रहा है ना। तो आपको 6 पॉइंट हम लिखेंगे और इस 6 पॉइंट को आप लोग क्लियर करना। पहला, बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के प्रथम गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर। ये 1757 से 1773, 1757 से 1773। ये कहां से होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर वारेन हेस्टिंगस तक। वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव से वारेन हेस्टिंगस।
ये है बंगाल के प्रथम गवर्नर। इसके बाद लिखना बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये 1774 से लेकर 1774 से लेकर 1833, 1774 से लेकर 1833। यहां पर जो समय है वारेन हेस्टिंगस से लेकर वारेन हेस्टिंगस वारेन हेस्टिंगस से लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद आया था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये 1833 से लेकर 1833 से लेकर कहां तक जाएगा ये, तो ये चला जाएगा सीधा 1858 तक। 1833 से 1858। ये जो होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, किस व्यक्ति से किस व्यक्ति तक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर कहां तक, लॉर्ड कैनिंग तक। लॉर्ड कैनिंग तक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक। इसके बाद आएगा समय भारत के प्रथम गवर्नर, भारत के प्रथम वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय। ये जो वायसराय जो समय है ये 1858 से लेकर 1947 तक जाएगा। और ये व्यक्ति कहां से कहां तक होगा, तो लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड कैनिंग से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद नाम आएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये 1947 से लेकर 1948। ये कौन बने, तो लॉर्ड माउंटबेटन। केवल लॉर्ड माउंटबेटन ही लिखेंगे क्योंकि तुरंत इन्हें हटा दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन, केवल लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि एक साल ही समय है। इसके बाद 6 नंबर में आपको लिखना होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का जो समय है वो रहा 1948 से 1950। और इसमें जो व्यक्ति रहे थे उसी व्यक्ति का नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, या इसी का नाम क्या था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर नोट में लिख लेना, गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर, गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री है। एक अबुल कलाम आजाद थे और एक ये थे, एक स्वतंत्र भारत के और एक जो है आजादी से पहले। तो पहले हम लोग क्या लिखे, बंगाल के गवर्नर, फिर लिखे बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर लिखे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, फिर ये हो गया भारत के प्रथम वायसराय, फिर क्या बन गया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और फिर ये क्या बन गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय मतलब भारत के रहने वाला। आप देखो, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी केवल इंडियन लग रहे होंगे, राजेंद्र प्रसाद केवल इंडियन लग रहे हैं, बाकी सब आपको ब्रिटेन का नहीं लग रहा है क्या? ये जितने भी इसमें लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, आपको अंग्रेज के लग रहे हैं ना, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इंडियन थे। लोगों ने इनका बहिष्कार क्यों किया? लोगों ने बोला कि जब यहां से गवर्नर जनरल पद हो गया, जब हमारा भारत 1947 में आजाद हो गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल क्यों बनेगा? भारत के व्यक्ति को क्यों नहीं तुम लोग बना रहे हो? उस वक्त शासन चल रहा था किसका? कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस अधिवेशन हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, 1885 में ही इसका स्थापना हुआ था। तो कांग्रेस के ये पक्षधर थे, मतलब पक्षधर का मतलब होता है सपोर्ट करने वाले। तो कांग्रेस बोला कि हम लोगों को ये सब चलाने आएगा नहीं, से ऐसा किया जाए कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है उन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के लोग जो है गुस्से हो गए कि ये क्यों करेगा, भारत में मर गए हैं क्या सभी लोग, कोई भारत के व्यक्ति को बनाओ। तो 1 साल के बाद ही इनको बहिष्कार कर हटा दिया गया, और तब जाकर आया पद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और वो भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आप बोलोगे सर ये 6 लाइन लिखाकर आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर आपसे पूछ दिया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, अगर आपसे पूछते कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे पूछ दे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। याद रखना, जो अंतिम है वही पहले है, जो उधर से अंतिम है इधर से पहले है। जैसे देखो, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स है, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स है। नहीं है? जो ये हैं, 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 है कि नहीं है? तो देखो, ये प्रथम है, याद रखना। ये जो लाइन लिखे हो ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, ये ध्यान देना। समझ में आ रहा है ना? ये फर्स्ट और ये लास्ट। कैसे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
इस लाइन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई नोट करके आप लोग लिख लेना। बिहार में एक लाइन फेमस है, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही इसलिए क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक ना। आपकी ऐसे टॉपिक नहीं है, फिर भी इसको जानना जरूरी है, ठीक ना। अब इसको अगर आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना होगा, ध्यान देना। ये 1773 है ना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, तो याद रखना, ये हम आगे लिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक ना। देखो यहां से चेंज हो रहा है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और वो पहले कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। फिर देखना 1833 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत, क्राउन का मतलब होता है ताज, 1833 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। आरएस के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, बस इसी लाइन से कि 1833 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बड़ी मार मारे थे भारत के लोग। महिला लोगों को बोला गया था कि तुम लोग जब भी अंग्रेज भागेंगे, हम लोग मारेंगे दौड़ाकर, तो अंग्रेज लोग भागेंगे तो तुम लोग उन लोगों को घर में घुसा लेना कि घर में आ जाओ, हम लोग छुपा ले रहे हैं। और मिर्च भूख कर रखी थी यहाँ की औरतें, ठीक ना। उन लोग के आंखों में मिर्च डाला गया, और मूसर जो होता है ना, मूसर, मूसर समझते हैं, जिसमें वो खल में कूचा जाता है, वैसे सर पकड़ पकड़ कर अंग्रेजों को महिलाओं कूची थी उस वक्त। जब यहां से लाश गया ना ब्रिटेन, तो वहां रानी दंग हो गई, बोली कि आज के बाद हम ये कभी कंपनी के अधीन इसको नहीं रखेंगे, और ये आज के बाद ताज हम खुद से पहन रहे हैं। इसीलिए जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको हटाकर वायसराय बनाया गया। वायसराय का मतलब होता है वो कंपनी अब राजा के अधीन है, अब वो ब्रिटेन के रानी की थी। तो कहा जाता है कि 1858 के ब्रिटिश क्राउन एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। फिर 1858 में ही हम लोग आजाद हो जाते, लेकिन हम लोगों में एकता नहीं थी, इसलिए हम लोग हार गए। नहीं तो 90 बरस पहले हमारा भारत आजाद होता 1857 में। ये 90 बरस हम लोग पीछे चले गए हैं, नहीं तो आज भी हम लोग अमेरिका और ब्रिटेन जैसे होते। हम लोग को 90 बरस ज्यादा लग गया, ये हम लोग की खुद की कमी है। ये तो अंग्रेज 1857 में ही जब पिटाए थे तभी भाग जाते, गांधी वांधी का कुछ नाम नहीं होता 1857 में भारत आजाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब लोग अपने फायदे के लिए लड़े थे। जब अपने फायदे के लिए लड़ोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। वही चीजें हुआ। फिर 1947 में हम लोग आजाद हुए, तो फिर ये लॉर्ड माउंटबेटन बनाया गया, तो लोगों ने विरोध किया, इसको हटाकर भारत के व्यक्ति को बनाया गया। आगे की क्लास में कुछ ये पॉइंट जो क्राउन एक्ट है उस एक्ट को लिख लेंगे, और उसके बाद हम लोग का आगे 1857 की क्रांति स्टार्ट होगा, है ना। 1857 क्रांति में आप लोग बोल रहे हो कि सर पढ़ लिए हैं, तो उसके क्वेश्चन हम पूछेंगे आप लोगों से। चलिए, धन्यवाद।